So hello students, I am again present with some MCQs on Unit 2, means data link layer. चलिए start करते हैं. We have already discussed 25 questions of data link layer, तो आज हम उसके आगे की starting करते हैं. Now coming to question number 26. The maximum window size for data transmission using the selective reject protocol with n-bit frame sequence. ठीक है, सिलेक्टिव रिपीट अगर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में विंडो साइज पूछा है. तो इन केस ऑफ सिलेक्टिव रिपीट द विंडो साइज इज 2 रेज़ टू पावर n-1. तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये 2 रेज़ टू पावर n-1. ठीक है, क्योंकि सिलेक्टिव रिपीट में आपको कुछ फ्रेम्स जो सही है उनको रखना है, जो गड़बड़ है उन्हीं को रिजेक्ट करना है. तो फॉर दैट आपकी विंडो साइज जो होगी वो आपकी ज़्यादा रहनी चाहिए. ठीक है, उसमें तो 2 रेज़ टू पावर n-1 होगा इसका करेक्ट आंसर. अगर आप गो बैक एंड यूज करेंगे तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n n-1. ठीक, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम साइज विंडो का उस केस में. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27. तो क्वेश्चन नंबर 27 में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. कंसीडर द यूज ऑफ 1000 बिट फ्रेम है, 1 Mbps की बैंडविड्थ है, विथ 270 मिलीसेकंड का डिले है. एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम लिंक यूटिलाइजेशन. आपको कैलकुलेट करना है. तो मैक्सिमम लिंक यूटिलाइजेशन का इन केस ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो आपका फॉर्मूला होता है, अगर मैं जनरलाइज फॉर्मूले की बात करूं तो वो आपका होता है W विंडो साइज अपॉन 1 + 2a 1 + 2a. ठीक है, ये जहाँ पे रेशियो होता है TP मतलब प्रोपगेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले. ठीक, टी ए इक्वल टू TP अपॉन TT दोनों का रेशियो होता है. ये निकालने के बाद अपॉन जो भी विंडो साइज होगी यहाँ पे उसका साइज रखेंगे अपॉन 1 + 2a रखना है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ए. सबसे पहले आपको ये पैरामीटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ये हमारा रेशियो है TP अपॉन TT मतलब प्रोपगेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले. तो प्रोपगेशन डिले दिया है यहाँ पे 270 मिलीसेकेंड एंड ट्रांसमिशन डिले आपका दिया हुआ है 10⁻3. ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 270. तो 270 आप यहाँ पे पुट करेंगे. स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल की बात करेंगे तो वहाँ पे विंडो साइज आपकी 1 होगी. तो 1 अपॉन 1 + 2a रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/541. ओके, ये MCQ बेस्ड नहीं, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बेस्ड है. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1/541. सेकंड क्वेश्चन है जब विंडो साइज आपका 7 हो जाएगा तो जनरल फॉर्मूले में आप रखिए W की जगह 7 रख दीजिए. तो यहाँ पे हो जाएगा 7/1/1 + 2a मीन्स 7/541. थर्ड क्वेश्चन में विंडो साइज आपकी 541 दी गई है तो 541/541 करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है जब भी आपको लिंक यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ दिस विंडो प्रोटोकॉल्स में. तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे एज रेशियो ऑफ TP अपॉन TT प्रोपगेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले. उसके बाद जस्ट आप पुट कर देंगे. अगर विंडो साइज 1 है तो न्यूमरेटर में 1 रहेगा. विंडो साइज जो भी रहेगी आप वहाँ पे पुट करके इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, FDDI. सो FDDI क्या कौन सा टोपोलॉजी का यूज करता है? तो रिंग करता है, मेश करता है, स्टार करता है या बस करता है? तो फॉर क्वेश्चन नंबर 28 द करेक्ट आंसर इज रिंग. एक्चुअली FDDI में 2 रिंग यूज होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी रिंग. तो टोपोलॉजी जो है आपकी वो रिंग की है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. बहुत जनरल क्वेश्चन है. FDDI स्टैंड्स फॉर, ठीक है, FDDI का फुल फॉर्म क्या है? सो इट स्टैंड्स फॉर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस. ठीक है, एक रिंग टोपोलॉजी का यूज करता है और 2 रिंग होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी वर्क करना बंद करते हैं, सेकेंडरी का यूज करते हैं तो ज्यादा स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है. नाउ कमिंग टू, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 29 द आंसर इज D. Now coming to question number 30,
इन प्योर अलोहा द वल्नरेबल टाइम इज डैश द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्योर अलोहा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्योर अलोहा में जो वल्नरेबल टाइम होता है वो ट्वाइस होता है फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, और स्लॉटेड अलोहा में फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर प्योर अलोहा की बात कर रहे हैं तो इन दैट केस वल्नरेबल टाइम आपका हो जाएगा 2 times द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, मतलब 2 into TFR, TFR। ठीक है, अगर यहाँ पे स्लॉटेड अलोहा की बात करेंगे तो आपका सिर्फ TFR हो जाएगा। वल्नरेबल टाइम वो टाइम होता है जिसमें कोलिजन की पॉसिबिलिटी रहती है, तो जितना ज्यादा वल्नरेबल टाइम होगा वहां पे कोलिजन की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी, इसलिए ऑलवेज स्लॉटेड अलोहा बेटर थ्रूपुट देगा, एफिशिएंसी देगा इन कंपैरिजन टू प्योर अलोहा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्योर, यहाँ पे देखिएगा आपका प्योर अलोहा दिया है कि स्लॉटेड अलोहा, सबसे पहले इसको मार्क कर लीजिएगा। प्योर अलोहा की बात हो रही है, ट्रांसमिट 200 बिट फ्रेम्स ऑन ए शेयर्ड चैनल ऑफ 200 kbps, थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम बताना है इफ ऑल द स्टेशंस प्रोड्यूसेस 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करने के सबसे पहले आपको यू हैव टू कैलकुलेट जी। जी मतलब यहाँ पे लोड है, तो लोड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम निकालिए। ठीक है, TFR। फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम निकालने के बाद जो यहाँ पे टाइम आ रहा है, इस टाइम सेकेंड में कितना डेटा पैकेट जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका लोड रहेगा। तो 1 मिली सेकेंड में कितना जा रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी जी की वैल्यू हो जाएगी। तो जी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1। ठीक है, तो जी की वैल्यू जैसे ही 1 आई, इसके बाद आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जी कैसे कैलकुलेट किया गया? यू हैव टू कैलकुलेट जो भी फ्रेम ट्रांसमिट हो रहे हैं 1 मिली सेकेंड में कितना जा रहा है। ठीक है, तो 1 मिली सेकेंड के हिसाब से जितना फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम आएगा उसके हिसाब से आपको देखना है कि 1 मिली सेकेंड में कितना जा रहा है, जो आएगा वो आपका जी हो जाएगा। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग जी आपके पास फॉर्मूला होगा एस इज इक्वल टू, प्योर है कि स्लॉटेड है, यहाँ पे प्योर की बात हो रही है तो प्योर का फॉर्मूला होता है जी इंटू ई रेस टू पावर -2g। ठीक है, ये होता है आपका थ्रूपुट का फॉर्मूला फॉर प्योर अलोहा। स्लॉटेड की बात कहेंगे तो स्लॉटेड में हो जाएगा G × E⁻⁻g, क्योंकि वहां पे वल्नरेबल टाइम जो है वो हाफ हो जाता है। तो उसके हिसाब से अगर आप पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जी की वैल्यू 1, E⁻²⁰ तो 0.135 आएगी। जब उसको 1000 फ्रेम्स है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 हो जाएगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 31 द आंसर इज सी, और पिछले क्वेश्चन का आंसर था 30 का ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, मैक एड्रेस इज ऑफ, मैक एड्रेस का साइज पूछा है। तो डेटा लिंक लेयर में आपका पहला एड्रेस स्टार्ट हो जाता है, दैट इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का साइज होता है 48 बिट, आईपी एड्रेस का 32 बिट, IPv4 का, IPv6 का 128 बिट। ठीक है, तो सारे एड्रेस का साइज आपको पता होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33। 33 एक्चुअली मैक एड्रेस से रिलेटेड है। सो डिफाइन द टाइप ऑफ मैक एड्रेस। एक मैक एड्रेस रिप्रेजेंटेड है। मैक एड्रेस एक्चुअली साइज ऑफ 48 बिट का होता है, लेकिन अगर आप बाइट्स के रिप्रेजेंट करेंगे तो 6 बाइट का होगा। हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको 12 हेक्स बाइट्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 हेक्स में डेसिमल बाइट्स होंगी, और उसके हिसाब से फिर आप जज कर सकते हैं वो किस टाइप का एड्रेस है। तो जो भी आपका फर्स्ट बाइट है उसका जो आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखेंगे, अगर वो 0 है तो वो यूनिकास्ट एड्रेस होगा, अगर वो 1 है तो मल्टीकास्ट एड्रेस होगा, और एक स्पेशल एड्रेस होता है जिसमें सारे 1 हो जाते हैं, तो ये आपका स्पेशल एड्रेस है। इसको आप कहते हैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 33 द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये आपका एक स्पेशल टाइप का मैक एड्रेस है, इसका आंसर है सी। और अगर यहाँ पे और कोई रिप्रेजेंटेशन दिया रहता तो आप पहले बाइट को जस्ट वैल्यू में चेंज करते, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो आपका पहला यहाँ रिप्रेजेंटेशन है पहले बाइट का, इसको रिप्रेजेंट करते, ये जो बिट है यहाँ से देख के बताते, अगर ये 0 होता तो वो यूनिकास्ट एड्रेस होता, और ये अगर 1 होता तो आपका मल्टीकास्ट एड्रेस होता। Now coming to question number 34. The field of MAC frame that alerts the receiver and enable it to synchronize is known as, MAC frame का कौन से फील्ड है जो कि इनेबल करती है सिंक्रोनाइजेशन के लिए?
तो आपकी प्रीएम्बल होती है सबसे ऑप्शन नंबर बी। ये आपकी अलर्ट करती है रिसीवर को ताकि वो सिंक्राइजेशन के लिए स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 34 द आंसर इज बी, and for 33 the answer is C. Now coming to question number 35. 35 एक important question है। 35 question is in the dash method station that has a frame to send सेंस करता है चैनल, उसको कब सेंड करना है। तो तीन मेथड से, वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि चैनल कैसे सेंस करता है और किस तरीके से डेटा सेंड कर रहा है। अगर वो कॉन्टिन्यूसली सेंस कर रहा है और जैसे ही खाली पाता है चैनल तुरंत डेटा सेंड करता है तो उसको वन परसिस्टेंट कहते हैं। और अगर वो एक बार चेक करता है, अगर बिजी है थोड़ा देर वेट करता है, रैंडम थोड़ी देर रैंडम नंबर पर फिर ट्राई करता है, फिर बिजी है थोड़ा देर फिर से ट्राई, थोड़ा देर रुकने के बाद ट्राई करता है, तो उसको आप कहते हैं नॉन परसिस्टेंट। लेकिन जो लगातार कॉन्टिन्यूसली चेक करता रहता है उसको आप कहते हैं वन परसिस्टेंट। और अगर पी परसिस्टेंट की बात होगी तो वो प्रोबेबिलिटी फॉर्म में डिवाइड करके तब सेंड करता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 35 द करेक्ट आंसर इज बी, ओके, बिकॉज इट वेट्स रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। ये आपको ध्यान देना है, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करने के बाद करता है तो नॉन परसिस्टेंट। अगर कॉन्टिन्यूसली सेंस करने के बाद तुरंत भेज देता है तो उसको कहते हैं वन परसिस्टेंट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36। टू अवॉइड कोलिजन ऑफ वायरलेस नेटवर्क डैश, अगर कोलिजन अवॉइड करनी है तो CSMA CA, देखिए कोलिजन अवॉइडेंस अगर फुल फॉर्म आपको यहाँ पे यहीं से क्लियर हो जाएगा। दिस इज फॉर डिटेक्शन, दिस इज फॉर अवॉइडेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37 uses thick ethernet cable, okay, so thick ethernet cable क्या होता है, इसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 10 बेस 5 जो है वो आपका थिक इथरनेट केबल होता है, और थिन इथरनेट केबल क्या होता है 10 बेस 2, ओके। टी हमारा होता है ट्विस्टेड पेयर और एफ होता है फाइबर के लिए। इस तरीके से केबल पे जो केबल से उनका नॉमिनेशन होता है तो उसी तरीके से आप याद करिएगा। थिक के लिए आपका आंसर हो जाएगा 10 बेस 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 फास्ट इथरनेट हैज ए डेटा रेट ऑफ कितना एमबीपीएस, ठीक है। जो फास्ट इथरनेट होता है उसका डेटा रेट होता है आपका 100 एमबीपीएस। नाउ 39th इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनकोडिंग स्कीम से रिलेटेड है। सो स्टैंडर्ड इथरनेट यूजेस डैश इनकोडिंग। सो स्टैंडर्ड इथरनेट जो है वो आपका मैनचेस्टर इनकोडिंग को यूज करता है। वो क्वेश्चन नंबर 39 द आंसर इज डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 10 बेस 5 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसके लिए जो पहला आपका 10 है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड, मींस 10 रिप्रेजेंट्स 10 एमबीपीएस की स्पीड है। बेस रिप्रेजेंट्स बेस बैंड ट्रांसमिशन मींस डिजिटल ट्रांसमिशन, एंड 5 एक्चुअली रिप्रेजेंट 500 मीटर लेंथ, ओके। जो अलॉटेड लेंथ है मैक्सिमम अलाउडेबल डिस्टेंस वो आपकी 500 मीटर है। तो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 40 आंसर हो जाएगा आपका 500 मीटर। तो ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट 5 मीटर, दिस इज नॉट 10 मीटर, दिस इज नॉट 1000 मीटर, इट इज 5 मीटर। क्योंकि पहला जो रिप्रेजेंट करता है ये स्पीड रिप्रेजेंट करता है कितना एमबीपीएस है, दूसरा होता है कौन सा मोड है, और तीसरा जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, कितना अलाउडेबल डिस्टेंस है, वो भी इंटू 100, ठीक है। तो 500 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 41। IEEE 802.5 इज, ये क्या है, टोकन रिंग है, टोकन बस है, इथरनेट है, ठीक है। तो 802.5 जो होता है वो आपका होता है रिंग। 802.5 जो होता है वो आपका हो जाता है रिंग, एंड 802.4 होता है आपका बस, 802.3 होता है आपका इथरनेट। So for question number 41, the correct answer is B, means token ring. Now coming to question number 42, token ring and FDDI both use dash as a access method. तो दोनों ही आपकी रिंग टोपोलॉजी है, और रिंग टोपोलॉजी में आप टोकन पासिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 42 द आंसर इज डी, मींस टोकन पासिंग। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43, FDDI uses which type of physical topology? तो FDDI आपका
रिंग टोपोलॉजी यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 43 का बी। Vulnerable time for CSMA is dash propagation time. So this is an important question. Vulnerable time आपका अलोहा का प्योर अलोहा का 2 into फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम था, स्लॉटेड का जस्ट ट्रांसमिशन टाइम था। CSMA का vulnerable टाइम होता है आपका exactly equal to propagation time. So for this ये ध्यान दीजिएगा, CSMA का आपका होता है TP means propagation time, जबकि अलोहा का आपका फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। So for question number 44, the answer is C. Now coming to question number 45, the maximum throughput for pure aloha is, pure aloha के केस में maximum throughput होता है 18.4 and spotted aloha के लिए इसका जस्ट डबल हो जाता है। वल्नरेबल टाइम जिसका ज्यादा रहेगा उसमें उसके मैक्सिमम थ्रूपुट जो है वो कम होगा। प्योर अलोहा का वल्नरेबल टाइम ज्यादा होता है, इसलिए इसका थ्रूपुट जो है वो कम होता है, इट इज 18.4। Now coming to question number 46. In dash, each station transmits data in its assigned time slot. टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पे TDL में हो जाएगा, मीन्स 46 का आंसर नंबर ए इज करेक्ट। Now coming to question number 47. In the dash method, all data exchange must be made through the primary device. प्राइमरी डिवाइस के थ्रू हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया पोलिंग आपको। ठीक है, प्राइमरी डिवाइस आपको पोल करके पूछेंगे, इसको डेटा सेंड करना है। So for question number 47, the answer is A. Now coming to question number 48, in dash, each station is forced to send only at the beginning of the time slot. So ये important question है। हर एक स्टेशन तभी भेज सकता है जब आपका टाइम स्लॉट जो स्टार्ट होगा। ठीक, तो ये बेसिकली डेफिनेशन है स्लॉटेड अलोहा की। प्योर अलोहा में आप कभी भेज सकते हैं, स्लॉटेड अलोहा में जब आपका टाइम स्लॉट स्टार्ट होगा तभी आप डेटा सेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कोलिजन जो है वो कम होता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 48, द आंसर इज B means slotted aloha. Now coming to question number 49, in dash each station sends a frame whenever it has, जब कभी कभी भी भेज सकता है तो वो आपका हो जाएगा प्योर अलोहा। ठीक है, लेकिन अगर टाइम स्लॉट के स्टार्टिंग भेजेगा तो आपका स्लॉटेड अलोहा। Now coming to the last question of this series, ट्रांसपेरेंट ब्रिज एक्चुअली अकर्स फ्रॉम डैश प्रॉब्लम। तो ट्रांसपेरेंट ब्रिज में जो है आपकी लूप की प्रॉब्लम अगर करती है, इसको अवॉइड करने के लिए आप जो है वो ट्री स्ट्रक्चर का यूज करते हैं ताकि लूप जो है वो ना अकर करें। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ब्रिज बेसिकली अकर्स फ्रॉम लूप प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व इट यूज स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम ताकि ये लूप में ना फंसे। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 50, द आंसर इज ए। So this was all related to unit number 2, means data nuclear. Okay, thank you all.